हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ की इसमें डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, गॉस लॉ का डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसे गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ से कैसे ड्राइव करते हैं और कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से गॉस लॉ कैसे ड्राइव करते हैं, और देखेंगे कि किस तरीक़ा से इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा उसका भी आइडिया लेने का प्रयास करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण लेक्चर है फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए, खासतौर से चाहे वो गेट नेट बार्क जेस्ट स्टिफर जैम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे ग्रेजुएशन की तैयारी वाले, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन या कम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी जगह के लिए क्वेश्चंस जो है गॉस लॉ पर पूछा जाता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले जानने का प्रयास करें गॉस लॉ कहता क्या है। गॉस लॉ बेसिकली कहता है कि अगर हम कोई चार्ज लें और उस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करें, तो जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा गॉसियन सरफेस से, उसकी वैल्यू जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उस पर निर्भर करती है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू Q/ε0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है हमारी φE, जिसे हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं φE के सिंबल से। इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रल S E.ds, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है = Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारा φE है, जिसे हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं φE, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के कारण, ds हमारा सरफेस एलिमेंट है, पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एलिमेंट। पहले हम छोटा सा एक पार्ट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग पहले फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उस पूरी जो गॉसियन सरफेस होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यूनिफॉर्मली होता है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेट करने के बाद में अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है और E और ds पैरेलल हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। अगर हम इसमें देखने का प्रयास करें तो इस तरीका से इसका डायग्राम बना सकते हैं कि एक हम चार्ज ले लें और चार्ज की वैल्यू ले लें +Q, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दें। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर पूरा का पूरा, उसके अंदर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सारी की सारी पास होती हों। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज Q है और इसके चारों तरफ ये हमने गॉसियन सरफेस प्लॉट की है, इसे GS कह दें, और GS का मतलब यहाँ है गॉसियन सरफेस। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज लिया और चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दी, और चार्ज जो लेते हैं वो लेते हैं पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा होता है? पॉइंट चार्ज। हमारे यहाँ जो हम कोर्सेज में पढ़ते हैं जनरली वो चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के साथ साथ लाइन चार्ज हो गया, लाइन चार्ज के अलावा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलग तरीका के चार्जेज होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीका का होता है। तो गॉसियन सरफेस जो हम प्लॉट करते हैं वो चार्ज के हिसाब से करते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण जब भी हम गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हैं तो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं पॉइंट चार्ज के कारण उनकी शेप जो स्फेरिकल होती है, तो स्फेरिकली हम सरफेस खींचते हैं। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो गॉसियन सरफेस की ये है कि गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसमें कि पूरा के पूरे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पूरी की पूरी लाइन ऑफ फोर्सेज पास होती हैं। तो ये हम इसमें देख रहे हैं कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो Q/ε0 है। Q यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है। अब हम क्या करें कि एक चार्ज Q हमने ले रखा है यहाँ, एक चार्ज हम यहाँ अपनी तरफ से Q0 ले लें इस पॉइंट के ऊपर, और इन दोनों के बीच में इसके बीच सेपरेशन ये R ले लें। ये Q0 कहीं भी हो सकता है इस पूरी की पूरी सरफेस पे, और ये R जो है जो हम देख रहे हैं यहाँ वो R हर पॉइंट पे यहाँ से सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो हमने क्या किया, एक चार्ज Q लिया, एक चार्ज Q0 लिया, और इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करें, फोर्स लिखते हैं कि इनके बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना काम करेगा। तो जब फोर्स की बात करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो हमें बताता है कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो फोर्स लेंगे तो फोर्स की वैल्यू Q और Q0 के बीच में जब हम लेके चलेंगे तो फोर्स को लिखेंगे F = 1/4πε0 Q Q0/r²।
ये हमारा फोर्स हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है। मैंने एक वीडियो पहले भी डिलीवर की है जिसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन इस पर दिया था। तो ये दो चार्ज हैं Q और Q0 और उनके बीच डिस्टेंस R है, तो फोर्स की वैल्यू हम ले सकते हैं 1/4πε0 Q0/r²। फिर क्या करें, इस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दें, F/Q0 ले लें। तो F/Q0 की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 1/4πε0 और Q/r²। इस Q0 की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को कम से कम रखने का प्रयास करें जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी के कारण एवोल्यूट हो। तो Q0 की वैल्यू को हम कम से कम लेने का प्रयास करें, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 कर दें, तो ये हमारी डेफिनेशंस जो बन जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे 12th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कि अगर हमारा चार्ज Q है और डिस्टेंस R पे हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम सिंपली लिखते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशंस हो गया, चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये चार्ज हमारे Q और Q0 कैसे चार्ज हैं? हेयर Q एंड Q0 बोथ आर द पॉइंट चार्ज। इस चीज़ को क्लियर रखें कि इन चार्जों की जो शेप है वो हमारी कैसी है, ये चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले दोनों चार्जों के बीच में फोर्स लिख दिया और फोर्स लिखने के बाद में फोर्स को Q0 से डिवाइड कर लिया, इस वाले चार्ज के इस चार्ज से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, फोर्स की को। तो F/Q0, इस Q0 की वैल्यू को जनरली हम यूनिट ही लेते हैं, 1 कूलम। तो डेफिनेशन ये है कि अगर हमारा चार्ज, कौन सा चार्ज, इसको हम बोलते हैं कैश चार्ज, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। तो अगर कैश चार्ज की वैल्यू यूनिटी है तो जो फोर्स एक्ट करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। जैसे हम क्या करें, Q0 को 1 कर दें तो E = F हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 1 कूलम हमारा इसका चार्ज है, यह हमारा कैश चार्ज का है, तो जो इसके ऊपर लगने वाला बल है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितनी डिस्टेंस के ऊपर? R डिस्टेंस के ऊपर, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है? चार्ज Q पे, इस स्ट्रेंथ पर निर्भर कर रहा है, Q कितना ज़्यादा कितना कम है उससे निर्भर करेगा, और इस पर निर्भर कर रहा है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है पॉइंट R की वो कितनी दूर है। तो ये टेस्ट डैश से मैंने दिखा दिया है, इसको पूरे को ऐसे कवर करके चल सकते हैं, ऐसे कवर कर दें पूरा। ये तो एक डायग्राम बनाने के लिए मैंने डैश से दिखाया था, इसे इस तरीक़ा से इसे पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस में ऐसे प्लॉट कर दें। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशंस हो गया। अब हम आगे कैसे बढ़ें इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये हम एक छोटा सा एलिमेंट इसके साथ में यहाँ ले लें इस तरीक़ा से, और इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है पास होने दें। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास हो रही है इस चार्ज के कारण, इस तरीक़ा से ये पास होने दें। जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेज है वो इससे पास हो रही हैं। तो कुल कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज पास करेंगे उन वैल्यू को, इसको छोटा सा एलिमेंट, इसका सरफेस एलिमेंट हम ds ले लें। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ जाता है, क्योंकि अगर लाइन ऑफ फोर्सेज की नेचर ये है तो जो हमारा टेंजेंट खींचते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पे, वो जो उसकी नेचर होती है वो कैसी होती है, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो E और ds हमारे इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और इधर जो ये एलिमेंट हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया और वो भी सरफेस एलिमेंट, उसका एरिया देखो, ये लग तो ऐसा रहा इस पर खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे खिंचा हुआ है इस तरीक़ा से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे निकल रही हैं, पास हो रही हैं उसमें। तो ये हमारा सरफेस एरिया है, और ये ds सरफेस एलिमेंट से निकल रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds को क्या कर लें, पैरेलल कर लें, जिससे कि सारी की सारी जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो पास कर रही। तो अगर हम ऐसा लेके चलते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू को हम जो फाई E लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे फाई E = इंटीग्रल E और E.ds लिखेंगे, और E और ds अगर पैरेलल है तो इसको लिख देंगे, E यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका ds और लिख देंगे हम cos 0। क्या किया गया है, E एंड ds को हमने क्या किया है, पैरेलल। E एंड ds आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो आपस में पास करेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज Q है उसके कारण लाइन ऑफ फोर्सेस सीधी सीधी इसमें पास करेंगे।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। ये सरफेस एलिमेंट ई के कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण है, सरफेस एलिमेंट डी एस से। तो ई की वैल्यू को पुट कर दें, ई हमने यहाँ एवेल्यूट किया हुआ है, वो हमारा बच्चों हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। सरफेस एलिमेंट लगा दें। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम इस पर सरफेस एलिमेंट लगाएं या इस पर डबल इंटीग्रल लगाएं। इस चीज़ को समझ में रखें, क्योंकि यहाँ हम सरफेस एलिमेंट ले रहे हैं। सरफेस का मतलब होता है 2 डायमेंशन, तो इंटीग्रल भी हमारे 2 आएंगे। और अगर 2 इंटीग्रल नहीं ले रहे हैं, एक इंटीग्रल से काम चलाना चाहते हैं, तो उस पर एस लिख दें नीचे, उसका मतलब भी डबल इंटीग्रल होता है। ये हमारी कंसेप्चुअल बातें हैं। जैसे केवल एक ही इंटीग्रल हम लगा रहे हैं, वॉल्यूम हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब 3 इंटीग्रल अपने आप ही कवर है उसमें। तो यहाँ पे हमने सरफेस लिख रखा है, तो इसमें ये डबल इंटीग्रल है, एक तरीका से माने 1/4πε0 Q/r² और ds cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखें इसमें और सोचें, Q ये पॉइंट चार्ज जो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, उसकी वैल्यू है, जो कि एक कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन चार्ज के लिए Q फिक्स होगा। तो Q फिक्स है। ये R जो गॉसियन सरफेस हमने ले रखी है, उस पर पूरे पे R की वैल्यू सेम है, तो R भी हमारा कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। तो ये हमारा Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और 4πε0 भी कांस्टेंट है। क्यों? 4π कांस्टेंट है ही, ε0 की वैल्यू वो भी फिक्स है। तो ये सारी क्वांटिटी कैसी हैं? यहाँ सरफेस एलिमेंट भी लगा दें। इस क्वांटिटी को इंटीग्रल से क्या करें बच्चों? बाहर ले आए। 1/4πε0 इंटीग्रल, और ये हमारा आ जाएगा ds, सरफेस एलिमेंट। और साथ साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या बनेगी? यहाँ Q/r² को भी क्या करें? इधर ही ले आए, Q/r²। ये क्या किया हमने? इस पूरी जो वैल्यू है उसको पहले यहाँ लिख दिया, और 1/4πε0। सदा एक चीज आप सदा याद रखें कि इंटीग्रल से बाहर आप केवल उसी क्वांटिटी को ला सकते हैं जो कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रल से बाहर आ जाती है। तो ये हमने पूरी की क्वांटिटी को इसको इंटीग्रल से बाहर ले आए, Q/r² और 1/4πε0। अब ds देखें, सरफेस एलिमेंट ये ds था। अगर इसका इंटीग्रल करेंगे पूरा तो ये s हो जाएगा। ds का इंटीग्रल बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख पाएंगे Q/4πε0 और r²। ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई? ये वैल्यू दिस इंटीग्रल की। और ds का इंटीग्रल हमारा हो जाएगा s, सरफेस एलिमेंट s। और यहाँ से अगर हमने शुरू किया, सपोज किया बीजर करना, और इस पूरा का पूरा कवर किया हमने, तो ये वैल्यू हमारी शुरू में तो वैल्यू s की, जहाँ से हमने शुरू किया पॉइंट वहाँ से 0 होगी, और पूरा का पूरा कहाँ तक पहुँचना है हमें? 4πr² तक, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ये वाला पूरा कवर कितना हो जाएगा? 4πr²। क्योंकि रेडियस r का अगर हम स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया हमारा 4πr² होगा। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अब हम यहाँ से अगर इसको बढ़ाएं तो ये वैल्यू हमारी आ गई Q/4πε0 r², और ds s की जगह पर क्या रख दें? 4πr², और यहाँ 0 कर लें। तो 4π से तो हमारा बच्चों ये 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू Q/ε0। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स r पर निर्भर नहीं कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन r, रेदर देन इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन थिंग, दैट इज चार्ज। गॉसियन सरफेस में चार्ज क्या है, इस पर निर्भर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 का मतलब क्या है? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि r पर निर्भर क्यों नहीं किया? इसका कारण सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण 1/r² पे वेरी कर रहा है। यहां देख रहे हैं E 1/r² पर निर्भर कर रहा है, और सरफेस एलिमेंट स्फेरिकल सरफेस का वो r² के प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? E हमारा जो निर्भर कर रहा है वो निर्भर कर रहा है 1/r² पे, और जो सरफेस एलिमेंट है वो किस पर निर्भर कर रहा है? r² पे। तो जब हम दोनों को का प्रोडक्ट लेंगे तो r² और 1/r² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिससे जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा? r का फंक्शन नहीं है,
तो इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि गॉस लॉ में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आर का फंक्शन इसलिए नहीं आ रहा कि जो हमारे ये दोनों कंपोनेंट हैं ई का 1/r² पर डिपेंड होना और सरफेस का r² पे डिपेंड करना, वो हमें ये बता रहा है कि जब दोनों प्रोडक्ट होते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये कैंसिल आउट होकर आर पर निर्भर नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही हमारा क्या है, स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। डेरिवेशंस की जहाँ तक बात है तो इसके डेरिवेशंस में हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है पॉइंट चार्ज के लिए, तो इसमें पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन हमने कूलम्ब्स लॉ से किया है। तो यहाँ अपने आप में ही कूलम्ब्स लॉ यूज हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन ही है ये जो डेरिवेशन है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिया है। जब हमने कूलम्ब्स लॉ यूज कर लिया और कूलम्ब्स लॉ से इसे ड्राइव किया है तो इसलिए कहते हैं कि कोरोली है। किसकी कोरोली है? दिस इज द कोरोली ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। गॉस लॉ इज नथिंग रेदर देन इट इज द कोरोली ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का ही इंटीग्रल फॉर्म है ये। अब इसकी अगर हम चाहते हैं कि हम गॉस लॉ को सही माने और चाहें कि कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करें तो हम चल सकते हैं। कैसे चलें? कि पहले हम मान लें कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ छोटा सा, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखें और ई और डी एस पैरेलल है तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इस डिस्क्रिप्शन से ई डी एस पैरेलल है तो लिख पाएंगे ई डी एस cos 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू Q/ε0। ये हमने क्या किसका स्टेटमेंट ले लिया? गॉस लॉ का। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि गॉस लॉ ट्रू है, उससे हम ड्राइव करेंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर डीएस सरफेस पूरे इस एलिमेंट पर जो गॉसियन सरफेस हमने प्लॉट की है इस पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ई हमारा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई हमारा क्या है? पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल से हम बाहर ला सकते हैं। तो ये हमारा ई आ गया और ये इंटीग्रल डीएस हो गया इक्वल टू Q/ε0। अब ds का अगर हम सरफेस एलिमेंट देखें, ये रेडियस r है तो ये 4πr² जो पूरा का पूरा इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा e और ds का इंटीग्रल हो जाएगा s और s की वैल्यू सरफेस एरिया की आ जाएगी वैल्यू 4πr² इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा Q/ε0। कई बार कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछता है कि गॉस लॉ से हम किस तरीका से कूलम्ब्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं, तो आप यहाँ से समझाएं इस चीज़ को। तो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और ई हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ई आ जाएगा 1/4πε0 और Q/r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो ये यहाँ से लेके r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब हम फोर्स कैसे निकालें चार्ज Q0 में और Q के बीच में? तो उसके लिए यहाँ से डेफिनेशन से यूज करें दिस वन वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? ई हमारी जो डिफाइन है वो है ई इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। तो यहाँ से F की वैल्यू को अगर हम देखें तो F को लिख पाएंगे हम यहाँ से F इक्वल टू Q0 × E। तो Q E की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ये हमारा आ जाएगा Q0 और ये हमारा सिंपली गिवन है 1/4πε0 Q/r²। तो ये सिंपली डेरिवेशन हो गया। यही कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो हमारा फोर्स है Q और Q0 के बीच में उसकी वैल्यू Q0 Q/4πε0 r² होगी। तो फोर्स किस पर निर्भर कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर, दोनों प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और 1/r² पर निर्भर कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यही हमारा कूलम्ब्स लॉ कहता है। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसमें और इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें तो हमने पहले गॉस लॉ को ट्रू मान लिया है, उससे हमने कूलम्ब्स लॉ ड्राइव कर दिया है। और यहाँ क्या किया है इसमें डेरिवेशन में कि हमने कूलम्ब्स लॉ पहले सही मान लिया है और गॉस लॉ को ड्राइव कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि दोनों आपस में कोरिलेट। तो ये क्वेश्चंस आता है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछा जाता है कि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं कूलम्ब्स लॉ, या कहता है कि गॉस लॉ कुछ और नहीं है बल्कि कूलम्ब्स लॉ ही है इंटीग्रल फॉर्म में।
तो उसका मतलब सेम है। अब हम बाकी की चीज़ों में अगर देखेंगे, आगे प्रयास करेंगे समझने का, तो हम ये देख पाएंगे कि जो हमारा लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज, ये गॉस लॉ किससे हमने प्रूव किया है? ये गॉस लॉ प्रूव किया है, गॉस लॉ प्रूव विद द हेल्प ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर हम लाइन चार्ज से देखें तो हम लाइन चार्ज से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और लाइन चार्ज से हम कैसे प्रूव करें उसे भी समझ लें। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जो हमारा लाइन चार्ज होता है, उस लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E, वो होती है हमारी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या इसको हम लिख पाते हैं Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ये इसका डेरिवेशन मैं कभी किसी और लेक्चर में दे रहा हूँ। अगर हमारा लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो उसकी वैल्यू हमारी होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या होती है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। Q क्या है? चार्ज है, लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ L पे। तो अगर लाइन चार्ज है, इस तरीका से समझें कि ये हमारा चार्ज है, लाइन चार्ज, और ये हमारा, इस पे चार्ज हमारा कितना फैला हुआ है इस लाइन में। जैसे एक हमारी कोई रॉड है, थिन रॉड, उस पर चार्ज पूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो कैसा बन जाएगा? वो हमारा लाइन चार्ज हो जाएगा। यहाँ से एक सिलेंडर बना लें, इस तरीका से इसकी गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दें, और वो कैसी होंगी बच्चों? वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी। इसको यहाँ से मिला लें, इस तरीका से मिला दें, इसको भी यहाँ से मिला लें। ये जो डिस्टेंस है इसको R ले लें, और ये लेंथ L ले लें। अब हम अगर यहाँ से देखने का प्रयास करें, इस एक्सप्रेशन को देखें और इसको अप्लाई करें, तो ये हमारा सरफेस एलिमेंट जो यहाँ पे बन के आएगा, ये दिस जो इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लक्स पास कर रहा है सरफेस से। ये हमने सिलेंडर क्यों लिया, पहले तो ये जानने का प्रयास करें। तो हमारा क्या होता है कि पॉइंट चार्ज होता है, तो उसके कारण लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती हैं? पॉइंट चार्ज के कारण स्पेरिकल होती हैं। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसी खींची गई थी? स्पेरिकल। यहाँ पे कैसी खींची गई है? सिलेंड्रिकल, क्योंकि इस पूरे के पूरे चार्ज के कारण जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इससे पास होंगी। तो यहाँ पर जब हम फ्लक्स लेंगे, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे कोई सरफेस एलिमेंट के कारण, तो हम सिंपली जब लेके चलेंगे फाई E, तो उसकी वैल्यू को पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से वही E ds cos 0 कर देंगे, और E की वैल्यू हमारी कितनी है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R ds कर देंगे। सरफेस एलिमेंट इंटीग्रल लगा दें, तो यहाँ से हमारा लैम्डा फिक्स है, कांस्टेंट रहता है, R गिवन सरफेस के लिए वो फिक्स होगा, और ds हमारा कितना आ जाएगा? इसका अगर हम सरफेस एलिमेंट लें तो 2 पाई R, तो देखो ये हमारा क्या बन के आएगा? 2 पाई R तो हमारा बन के आएगा यहाँ पे इसकी सरकमफ्रेंस, और L ये बनेगा, तो सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई RL। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना बनेगा इस गिवन का? 2 पाई RL। यही तो होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई RL, और लैम्डा की जगह पे हम क्या रख दें? Q अपॉन L। तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, और यहाँ ले लें 2 पाई RL। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दें, RL से RL कैंसिल कर दें, तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे यहाँ जो हम ऑब्टेन कर पाएंगे वो कितनी बन के आएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके केस में? इन द केस ऑफ द सिलेंडर और या लाइन चार्ज के कारण। जो हमारा जो शेप है गॉसियन सरफेस की, वो तो हमने सिलेंडर ली थी, और जो हमारा लाइन चार्ज कैसा था? लाइन चार्ज। ये देख रहे हो, लाइन चार्ज था, और यहाँ पर जो ये जो सरफेस ले रखी है वो कैसी थी? हमारी सिलेंडर। और सिलेंड्रिकल हमने क्यों ली थी? सिलेंड्रिकल हमने ली थी किस वजह से, कोई बताएगा क्लास में? क्योंकि लाइन चार्ज के कारण वेव फ्रंट
कैसा बनता है, कैसी लाइन ऑफ फोर्सेज पैदा होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। तो सिलेंड्रिकल वेव हमने क्या लिया, गॉसियन सरफेस। ये जीएस बनाया इसका गॉसियन सरफेस है। ये जो हमने प्लॉट की है पूरी क्या है, इस चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस है ये। तो ये हमने लाइन चार्ज के लिए प्रूव कर दिया। अगर हम यहाँ से देखने का प्रयास करें, इसी एक्सप्रेशन को लाने का प्रयास करें, ये मानते हुए कि हमारा जो गॉस लॉ है वो ट्रू है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हम सिंपली ले लेंगे बराबर एस ई डी एस कॉस जीरो, वही दोनों को पैरेलल ले लें, इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई हमारा यूनिफॉर्म रहता है, इंटीग्रल से बाहर ले आए। डी एस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एल इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन को लैम्डा लिख दें, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ से ई आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। देखें ई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और क्यू अपॉन एल को लैम्डा लिखते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी की, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया डेरिवेशन। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम गॉस लॉ को ट्रू मानते हैं तो इससे ई ड्राइव हो जाएगा, और कूलॉम्स लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एवेल्यूट कर लें और इसे अप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशंस में, तो यहां से हमारा गॉस लॉ ड्राइव हो जाएगा। तो हम दोनों चीजें किसकी क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए और लाइन चार्ज के लिए हमने गॉस लॉ को ड्राइव कर दिया दोनों के लिए। तो ये एक्सप्रेशंस हमारा जब लाइन चार्ज के लिए भी वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है, तो ये सभी के लिए वैलिड रहेगा। तो जो हमारा गॉस लॉ है उसके लिए कहा जाता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूँगा कि गॉस लॉ जो लॉ है अपने आप में वो ऑलवेज ट्रू होता है। गॉस लॉ कैसा लॉ है, ये सदा लागू होता है, लेकिन यूजफुल सदा नहीं है, नॉट यूजफुल ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये केवल और केवल तभी अप्लाई होता है जब हमारा सिस्टम जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। कब लगता है गॉस लॉ, जब हमारा सिस्टम सिमेट्रिक होते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज, बट इट इज ऑलवेज ट्रू। गलत ये कभी भी नहीं है, लेकिन ये केवल अप्लाई तब होता है जब हमारा, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, अगर इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि गिवन चार्ज के लिए अगर हमारी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, देखें यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है यहाँ पे और यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सिमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई हो गया, सिमेट्री थी, हमें सरफेस की नेचर पता थी, यहाँ भी अप्लाई हो गया, पॉइंट चार्ज था और ये हमारी सिमेट्रिकल शेप है। तो सिमेट्रिकल शेप पे ये सदा अप्लाई होता है, सिमेट्रिकल शेप पे इसे हम अप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म में डिस्कस कर रहा था, ये फॉर्म कर रहा था डिस्कस इंटीग्रल फॉर्म, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गॉस लॉ का, और गॉस लॉ का जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें करूंगा इंटीग्रल फॉर्म, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैसे बनाते हैं और डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैसे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल फॉर्म पे सॉल्व भी कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।